जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 26 फरवरी 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रत्येक करंट अफेयर के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया। आम जनता को आसान और तैयार पहुंच प्रदान करने के लिए पोर्टल को उच्च बैंडविड्थ वाले एक अलग सर्वर पर होस्ट किया गया था। यह वन स्टॉप इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह लोगों को प्रकृति स्थिति के साथ साथ उसके क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रत्येक ब्लॉक या नगर पालिका, गांव और जिले में उनके स्थान के संबंध में कार्यों की खोज की जा सकती है। पोर्टल को मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं से भी जोड़ा गया है। इन योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं को इन लिंक पर क्लिक करना होगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन, रिलायंस जियो की नई सब सी केबल भारत एशिया एक्सप्रेस किस देश को जोड़ेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालदीव। भारत का सबसे बड़ा 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवा प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम को हुल हुमले मालदीव में उतारेगा। उच्च क्षमता और उच्च गति वाला इंडिया एशिया एक्सप्रेस सिस्टम हुल हुमले को सीधे भारत और सिंगापुर में दुनिया के प्रमुख इंटरनेट केंद्रों से जोड़ेगा। दूसरी ओर भारत को यूरोप एक्सप्रेस प्रणाली मुंबई को मिलान से जोड़ती है, सवोन इटली में उतरती है और मध्य पूर्व, उत्तर अफ्रीका और भूमध्य सागर के अतिरिक्त लैंडिंग शामिल है। जबकि इंडिया एशिया एक्सप्रेस के 2023 के अंत तक सेवा के लिए तैयार होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 2025-26। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पात्रता मानदंड में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे आय सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई है। इसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को कक्षा 8 से बाहर होने से रोकना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। अगला क्वेश्चन, किसको युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नीना गुप्ता। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2021 के लिए एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह पुरस्कार मिला। जी अशोक कुमार हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र सुरक्षा समन्वयक प्रथम बनाए गए हैं। और गीता मित्तल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, भारत। भारत को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है। डॉक्टर के राघवन रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक, IRSG इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का अंतर सरकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार योजना मनरेगा के लिए ओम बर्ड स्पर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 24 फरवरी 2022 को महात्मा गांधी नरेगा के लिए ओम बर्ड्स पर्सन ऐप लॉन्च किया। यह ऐप दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर लोकपाल द्वारा आसान ट्रैकिंग और समय पर पुरस्कारों को पारित करने में सक्षम करेगा। ओम बर्ड्स पर्सन ऐप के माध्यम से त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट को वेबसाइट पर आसानी से अपलोड भी किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन, बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने फरवरी 2022 को चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल संस्थानों, कॉलेजों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति का शुभारंभ किया। नीति के अनुसार डॉक्टरों को स्टार्टअप कंपनियां बनाकर उद्यमशीलता के उपक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, कर्नाटक। सरकार 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम एन ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर आयोजित कर रही है। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन किए और उसे संबोधित किए। सम्मेलन का उद्देश्य मंदिर वास्तुकला की विभिन्न शैलियों जैसे नागर, वेसर आदि के विकास पर एक चर्चा शुरू करना है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संजीव सान्याल। वित्त मंत्रालय के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यह नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए की गई है। वह इससे पहले ड्यूश बैंक में प्रबंध निदेशक थे। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर V अनंत नागेश्वरन को हाल ही में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, सरकार की ई-रूपी सेवा के अधिग्रहण भागीदार के रूप में किसने करार किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पेटीएम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक सरकार की ई-रूपी वाउचर पहल के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बन गया है। बैंक ने बाद के मर्चेंट बेस का लाभ उठाने के लिए पेटीएम पेरेंट 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इससे पेटीएम के मर्चेंट ई-रूपी के जरिए पेमेंट कलेक्ट कर सकेंगे। ई-रूपी एक कैशलेस
प्रीपेड वाउचर है जिसे लाभार्थी एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, दुबई। फरवरी 2022 में दुबई ने अपना म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला, एक ऐसी संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। यह संग्रहालय एक 7 मंजिला खोखला चांदी का दीर्घवृत्त है जिसमें दुबई के शासक के अरबी सुलेख उद्धरणों से सजाया गया है। यह आगंतुक को वर्ष 2071 की यात्रा पर ले जाते हुए डिजाइन और प्रौद्योगिकी नवाचार का प्रदर्शन करेगा। अगला क्वेश्चन, आइकिया इंडिया ने किसे अपना पहला महिला सीईओ नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सुजैन पुलवरर। आइकिया ने अपने भारतीय कारोबार के लिए सुजैन पुलवरर को अपनी नई और पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य स्थिरता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पुलवरर ने भारत के निवर्तमान सीईओ पीटर वेटजेल का स्थान लिया है, जो आइकिया समूह के भीतर अपने अगले कार्यभार को संभालेंगे। 1997 में आइकिया में शामिल हुए पुलवरर ने कंपनी में भिन्न भूमिकाओं में काम किया। कला रामचंद्रन को गुरुग्राम का पहला महिला पुलिस महानियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास का अनुमान कितना लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 9.5%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को 250 आधार अंकों से बढ़ाकर 9.5% कर दिया। यह वित्त वर्ष 2023 के लिए विकास अनुमान को 8.4% तक बताता है, जबकि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 8% से 8.5% के बीच बढ़ने का अनुमान लगाया है। बजट ने वास्तविक रूप से 7.6% और 8.1% के बीच सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान लगाया है। और हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 8.6 बताया है। अगला क्वेश्चन, आईडीबीआई बैंक के एमडी व सीईओ कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, राकेश शर्मा। आईडीबीआई बैंक के बोर्ड ने 19 मार्च 2022 से 3 साल की अवधि के लिए कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राकेश शर्मा की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में अपना बैंकिंग करियर शुरू किया था। वह सितंबर 2015 में केनरा बैंक में एमडी और सीईओ के रूप में शामिल हुए और जुलाई 2018 में बैंक से सेवानिवृत्त हुए। ये हैं राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन, दूसरा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, त्रिपुरा। 23 फरवरी 2022 को त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय फिल्म महोत्सव बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह का हिस्सा है। यह 1971 के गौरवशाली इतिहास और बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका को याद करने के लिए बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से संबंधित सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन करता है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल सत्यनारायण आर्य।
आज की करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी और प्रत्येक करंट अफेयर के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज की करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।